हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वाहिद बेग, जयपुर, इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो मेल फीमेल दोनों को होती है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास। आज आपके इस चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद 50,000 को क्रॉस कर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस चैनल पे 50,000 लोगों का जमा हो जाना इस बात का सबूत है कि यूनानी का फ्यूचर सेफ है, यूनानी का मुस्तकबिल ताबनाक है, यूनानी का भविष्य उज्जवल है इंशाल्लाह। एक शेर अक्सर कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और यही बात इस चैनल पर यहाँ हुई है। कुछ सालों पहले मैं अकेला यूं ही अपने इस यूनानी के जुनून को लेकर चला था, इस हसरत के साथ कि यूनानी जो कि बहुत भूली बिसरी सी चीज़ होती जा रही है और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को लोग भुला रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की। और इस चैनल पर आप लोग साथ आते गए और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह कारवा बन गया। और इतने सारे लोगों का साथ होना इस बात का भी सबूत है कि यूनानी का जो अलम है, जो झंडा है, वो अब सेफ हाथों में जा सकता है। आप ही लोगों में से बहुत सारे उम्मीद की जाती है कि अबू अली सीना पैदा हों, ज़करिया राजी पैदा हों, जाली यूनुस पैदा हों और बहुत ही काबिल हुक्मा पैदा हों। अब और एक बात और शेयर करते चले इसी वक्त कि इन्हीं दिनों में, पिछले दिनों जब 5 सितंबर को यौम उस्ताद था, उस्ताद था, टीचर्स डे था, उसी दिन हमारी प्रैक्टिस का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिक का 37th ईयर शुरू हो गया। 37 साल का तजुर्बा शुरू हुआ और उसी के आसपास हमारी एज भी 61 ईयर्स को क्रॉस कर गई, यानी 62 ईयर्स में हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये तजर्बा, ये ऑब्जर्वेशंस, ये सब इस चैनल्स पर अब आने वाले हैं। हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि द बेस्ट इज़ येट टू कम। चूँकि अभी तक जितना भी दिखाया गया, जो भी किया गया, वो एक ट्रेलर था, फिल्म अभी आना बाकी है। रियल मानी की जो यूनानी है, जो हम प्रैक्टिस में अपनाते हैं, उसको अब हम समझने लगे हैं कि अब शेयर की जा सकती है। अब जब हमारे इतने सारे यूनानी के चाहने वाले जो इस यूनानी की तरक्की में, इसकी प्रोग्रेस में हाथ बटाएंगे, वो मौजूद हैं, तो हम बहुत ही ख़ास प्रोग्राम सब शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल, अब आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसको कि उर्दू में सलसल बोल या बोल बेखबरी या बेइरादा पेशाब निकल जाना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन, ब्लैडर इनकंटीनेंस या यूरिनरी इनकंटीनेंस कहते हैं। इस कंडीशन में मसाने से पेशाब बिला इरादा खारिज हो जाता है, यानी कि मसाने में मरीज पेशाब को रोक नहीं पाता है, वो बार बार रिसने लगता है, टपकने लगता है, या अचानक बहुत तेजी से सारा पेशाब एक साथ निकल जाता है। ये सलसल बोल है। तो इस मर्ज में पेशाब पर मरीज का कंट्रोल नहीं रहता है, या कहें मसाने पर कंट्रोल नहीं रहता है। मसाने के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और शिथिल हो जाते हैं। तो ये मसल्स और आसाब दोनों की मिली जुली कंडीशन से होता है। इस नज़रिए को हम यूनानी नज़रिए से बाद में समझेंगे। पहले हम इसको यूनानी में इसके लिए कुछ ख़ास क्लासिफिकेशंस नहीं है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम ने इसको बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं, डिवीज़न किया है, लेकिन आमतौर से 5 तरह से इसको डिवाइड किया है। पहले हम उसको समझते हैं। एक स्ट्रेस इनकंटीनेंस, जिसके लिए हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं था, लेकिन हमने उसके लिए एक नया वर्ड कॉइन किया है कि सलसल बोल ज़गती, यानी कि ऐसा पेशाब बिला इरादा निकलने वाला ऐसा पेशाब जो किसी बोझ या स्ट्रेस या दबाव की वजह से निकल जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी का बोझ हो,
या ज़ोर से खांसने से, ज़ोर से चिल्लाने से, ज़ोर से छींकने से, या एक्सरसाइज करने से, या कहीं कूद जाने से, गिर जाने से, ऐसा कोई स्ट्रेस, कोई बोझ जब मसाने पर पड़ता है और पेशाब निकल जाता है, तो इसको हम सलसल बोल ज़गती कहेंगे। दूसरा अर्ज इनकंटीनेंस, जिसको कि हम नाम रखेंगे, हम नाम सलसल बोल हाजती, यानी वो पेशाब निकल जाने की कंडीशन है जबकि पेशेंट को पेशाब मसाना भर जाता है पेशाब से, और पेशाब करने की उसको हाजत महसूस होती है, एक अर्ज होती है, और वो पेशाब जाना चाहता है, लेकिन बाथरूम या टॉयलेट या पेशाब घर तक जाने से पहले ही उसका पेशाब निकल जाता है। तो ये वो कंडीशन होती है जबकि पेशाब रास्ते में ही निकल जाता है। तीसरी कंडीशन इस मर्ज में ओवरफ्लो इनकंटीनेंस कहलाती है, जिसको कि हम सलसल बोल ज़ायदी कहेंगे। यानी कि ये मसाने के अंदर ज़्यादा पेशाब भर जाने की वजह से कंडीशन होती है, और तब ये ओवरफ्लो होकर के पेशाब रिसने लगता है, टपकने लगता है या निकल जाता है। चौथी कंडीशन फंक्शनल इनकंटीनेंस या सलसल बोल फ़आली कहेंगे। यानी कि ये कंडीशन ऐसी है कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन किसी और वजह से पेशेंट मजबूर होता है, जैसे कि अर्थराइटिस कह सकते हैं, या कोई और बीमारी है और कोई और वजह जिसकी वजह से वो रुका हुआ है, अब पेशाब की जगह तक नहीं जा पाता है और उससे पहले ही उसका पेशाब मजबूरी निकल जाता है। और पांचवी वजह इसमें कोई भी दो कंडीशंस एक साथ हो सकती हैं। तो इस तरह से मॉडर्न नज़रिए में इस तरह को नासर डिवाइड किया गया। हालांकि और भी सब डिविजन्स बनते हैं, लेकिन हम फिलहाल बड़े डिविजन्स की बात कर रहे हैं, और उनको हमने यूनानी में इस तरह से ट्रांसलेट करना नहीं कहेंगे, हम इसको नामकरण कह सकते हैं, किया गया है। यूनानी नज़रिए के मुताबिक इस मर्ज की वजह जो मसाने का अजला यानी कि मसल है या मसल फाइबर है, उसका इस तरह या ढीलापन हो जाना होता है। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लेडर है, उसमें जो यूरेथ्रा का स्फिंक्टर है, वहाँ की मसल्स जो है वो ढीली हो जाती हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम और मस्कुलर दोनों की प्रॉब्लम एक साथ होती है। यही वजह है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाता है। तो सलसल बोल या इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन के कॉजेज की बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये तो जाना जाता है, माना जाता है कि ये गरम मसाले खाने से हो सकता है, चाय से हो सकता है, कॉफ़ी से हो सकता है, और दूध से, छाछ से, लस्सी से, सब से हो सकता है। लेकिन चूंकि वहाँ पर ठंडे और गर्म का या कहें कि कैफियत का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं माना जाता है कि ये कोई सर्दी या गर्मी में इसको डिवाइड किया जाए। हालांकि यूनानी में भी इस तरह से कोई ख़ास डिवीज़न नहीं मिलते हैं, लेकिन हम इसको दो डिवीज़न में बांटते हैं, एक सलसल बोल बारिद, एक सलसल बोल हार। जब हम देखते हैं कि पेशेंट को सलसल बोल हार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको की हिस्ट्री में गर्म चीज़ें खाने पीने का हिस्ट्री मिलेगी। उसने मिर्च मसाले ज़्यादा खाए होंगे, धूप में रहा होगा, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई होंगी, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी होगी। तो इसी कंडीशन में मसाने में इरिटेशन होकर के और जो अजलात हैं मसाने के वो ढीले पड़ जाते हैं और पेशाब बिला इरादा खारिज होने लगता है। तो एलोपैथी में ये माना जाता है कि हाँ, इस तरह से मसाने में इरिटेशन होने की वजह से होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे शख्स को प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब कम होगा, पीला होगा, गर्म होगा, मसाने में सोजिश या जलन या खराश की शिकायत होगी, और हिस्ट्री जैसा कि मैंने कहा गर्म चीज़ों की, गर्म माहौल की मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सलसल बोल बारिद है तो मरीज़ को प्यास नहीं होगी या कम होगी, और किसी तरह की कोई जलन नहीं होगी, पेशाब ज़्यादा होगा, सफ़ेद होगा,
ठंडी चीज़ों के खाने से ये हालत बढ़ेगी, जबकि गर्म मरीज़ गर्मी की वजह से जिसको है उसको ठंडी चीज़ों से खाने से आराम मिलेगा। सर्दी की वजह वाले को कोई गर्म चीज़ बाई चांस अगर खा लेगा जाने अनजाने तो उसको फ़ायदा होगा। इसीलिए हमने इसको दो तरह से डिवाइड किया। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो आमतौर से ये माना जाता है कि इस मर्ज़ में गर्म दवाएँ दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम तशख़ीस करते हैं कि ये मर्ज़ सलसल बोल हार है तो हम शरबत बजूरी मोतदिल देते हैं, बुनियादुल बसूर देते हैं, तिरियाक़ मसाना देते हैं, या और भी कोई दूसरी ठंडी दवाएँ या शरबत वगैरह देते हैं। कभी कभी तो मसाने पे हम सिमात लगवाते हैं, इस तरह के जो कि वहाँ पर सख्ती मसल्स में सख्ती पैदा करें। लेकिन जब हम देखते हैं कि सलसल बोल बारिद है तो ठीक है, हम उस वक्त उसको गर्म दवाएँ देते हैं, जैसे कि जवारिश सरूनी, जैसे कि माजून फ़लास्फ़ा, जैसे कि हब अज़राक़ी। लेकिन इसके अलावा भी एक कंडीशन और होती है जहाँ पर कैफियत का कोई ख़ास असर नहीं होता है, बल्कि अज़लात में कमज़ोरी होती है। ऐसे वक्त में उनको टाइट करना, उनके अंदर गर्मी या सर्दी पहुँचाना नहीं बल्कि उनको इनक़बाद पैदा करना, टाइट करना मकसद होता है। तो ऐसे हालात में हम माजून पुश्त या माजून वेज या माजून मास्किल बोल वगैरह देते हैं, जो कि वहाँ पे इनक़बाद पैदा करती हैं। इस तरह वो ठंडा हो जाता है। हालांकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है कि कभी कभी ठंडे वाले के साथ इनको शामिल करना पड़ सकता है, कभी गर्म वाले के साथ करना पड़ सकता है। वो खैर मर्ज़ की तशख़ीस के हिसाब से ही तजवीज़ बनती है, जो भी डायग्नोसिस होती है वैसा ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो फाइनली आप यूँ देख सकते हैं कि सलसल बोल बेखबरी या बिला इरादा पेशाब निकल जाना या इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन, जिसको कि आम तौर से ये माना जाता है कि इसका इलाज नहीं हो पाता है अगर आप सही ढंग से तशख़ीस करते हैं। अगर आपके पास ये केस आता है और आप इसको बहुत ही तसल्ली से, जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को के कैफियत को बहुत तसल्ली से समझता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मरीज़ का मिजाज क्या है, उसका मर्ज़ क्या है और मर्ज़ का मिजाज क्या है। तो जब मर्ज़ का मिजाज आपको पता चलता है तो उसके हिसाब से ही आप इलाज करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पे ये बातें भी चलती हैं कि इलाज बिल्ज़िद होता है, तो तब इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। कहने के लिए तो आसान हो जाता है, हालांकि इसमें आपकी दवाएं भी मैटर करती हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और पेशेंट का वक्त पे खाना, उसके साथ कंप्लाई करना, ये भी ज़रूरी होता है। बहरहाल यूरिनरी इनकंटीनेंस का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में होता है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, उम्मीद है कि ये जो कुछ भी बयान किया गया है, ये जो नॉलेज है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, आपकी प्रैक्टिस में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और अब आखिर में इस चैनल की कोशिश, ख्वाहिश और दुआ यही है कि आप लोग जो अभी स्टूडेंट्स हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आने वाले वक्त में यूनानी का झंडा अपने हाथ में लें और इसमें अपना कमाल दिखाएं, अपना हुनर दिखाएं और उरूज को पहुँचें और कामयाबी और शोहरत हासिल करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी हकीम अजमल ख़ां थे, हकीम शरीफ ख़ां थे, हकीम वारिस अली थे, हकीम आज़म ख़ां थे, हकीम अलवी ख़ां थे, और एक लंबी फहरिस्त है ऐसे हुक्मा की। तो उसी फहरिस्त में आप भी जुड़िए। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।